आप लोग क्लास में जाते हैं, आप लोग क्लास में जाने से पहले क्या क्या प्रिपरेशन करके जाते हैं? प्लीज, I want the session to be more interactive. It's not like that I am speaking and you are passive listener. Interaction will make more concepts clear. किस टॉपिक को कवर करना है? फाइन. किस तरीके से प्रेजेंट करना है? ओके. तरीका को थोड़ा सा आप उसको रिफाइन कीजिए. तरीका मीन्स एक सीक्वेंस में सेट करते हैं, सीक्वेंस एक लर्निंग सीक्वेंस आपने कही कि वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट, आफ्टर दैट दिस पॉइंट, आफ्टर दैट दिस पॉइंट. और स्टडी मटेरियल तो वो कंटेंट पार्ट आ गया ना. व्हेन यू हैव डिसाइडेड अ सीक्वेंस, द कंटेंट पार्ट इज इंक्लूडेड. ये सब टीचिंग एड्स और मेथड्स, ठीक है. और देखिए, एक ही चीज़ हमारी कमी रह जाती है हमारी प्रिपरेशन में कि हम लोग बहुत सारी चीज़ें प्रिपेयर कर लेते हैं, बट हम ये एक चीज़ भूल जाते हैं. आपने कहा कि आपने कंटेंट को एक लर्निंग सीक्वेंस में अरेंज कर दिया है ना. जब हमने कंटेंट को एक लर्निंग सीक्वेंस में अरेंज कर दिया तो वहाँ पर कंटेंट की प्रेजेंटेशन की बात आती है. अब होता क्या है कि हम अपने प्रेजेंटेशन में एज एन टीचर, एज एन इंस्ट्रक्टर बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते हैं. इंक्लूड इन द सेंस, इन अ डायरेक्ट वे. हम क्लासरूम में अपने लर्नर्स को, अपने सीखने वालों को, अपने स्टूडेंट्स को उस तरीके का अवसर ही नहीं देते हैं जिस चीज़ की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं. जैसे अगर मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि आपने, सिंपल मैं एक ओम्स लॉ का एक एग्जाम्पल लेती हूं कि आप अपने स्टूडेंट्स से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ओम्स लॉ को डेमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे या ओम्स लॉ को वेरीफाई कर पाएंगे या ओम्स लॉ को प्रूव कर पाएंगे. गॉट इट? सिंपल. एक आपने ओम्स लॉ आज प्रेजेंट किया. नाउ द क्वेश्चन इज, आपने उनको बता दिया कि व्हाट इज ओम्स लॉ और आपने उनको वर्बली, थियोरेटिकली वी और आई के बीच में रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर दिया. अब हमारा ये एक्सपेक्ट करना हमारे लर्नर से कि वो डेमॉन्स्ट्रेट करेगा इज नॉट फेयर. द रीजन इज, हमने क्लासरूम टीचिंग के समय उसकी डेमॉन्स्ट्रेशन को न तो हमने किया, हमने तो चॉक एंड टॉक मेथड से उसको एक्सप्लेन कर दिया. न तो हमने डेमॉन्स्ट्रेट किया या हमने चॉक एंड टॉक मेथड के बाद हमने न उनको लैब में ले जाकर उसको वेरीफाई करवाया. प्रैक्टिकल तो कराते हैं, अलग टाइम पे कराते हैं. वो अलग, मैं क्या कहा, कई बार ऐसा होता है कि हम चीज़ को नहीं कराते और फिर हम प्रैक्टिकल की, एक मैंने ये उदाहरण दिया है. कई सारी ऐसी थियोरेटिकल अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं क्लासरूम में. अब प्रैक्टिकल तो आप जो प्रिस्क्राइब्ड है वही कराते हैं. नॉट ऑल टॉपिक्स आर कवर्ड इन प्रैक्टिकल, है ना. प्रैक्टिकल भी आपका एक सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है. दीज प्रैक्टिकल्स आर कैरिड आउट और उसमें भी हम 100% नहीं कैरी आउट करते हैं. हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज, टाइम, कई सारी फैक्टर्स को हम ध्यान में रखकर हम सॉर्टिंग कर लेते हैं, फिल्ट्रेशन कर लेते हैं हम कि हमने ये चीज़ें करानी है. अब यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं पढ़ाते वक्त, और वो ये है कि हम अपनी क्लास में अपनी टीचिंग के या स्टूडेंट की लर्निंग से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव्स को लेकर नहीं जाते हैं. इन ऑब्जेक्टिव्स को एक प्रैक्टिकल रूप में लिखने का जो तरीका है, कि एक बिहेवियरल, एक व्यवहारगत रूप में लिखने का जो तरीका है, बिकॉज हमारी टीचिंग में साइकोलॉजी आ गई है. आप भी चाइल्ड साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं, है ना. स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी को आप यूज़ करते हैं. क्लासरूम में हम टीचिंग साइकोलॉजी को यूज़ करते हैं कि वहाँ पर हम लर्नर्स की साइकोलॉजी को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को करते हैं, क्योंकि हम जब तक उनके हम कहते हैं ना,
परा अनुभूति, आप भी बैठकर आए हैं, आपके जहन में भी कई सारी यादें होंगी कि कुछ टीचर्स आपको बहुत ही अपील किए और वो आज तक आपके लिए मेमोरेबल है अपनी टीचिंग के कारण, और कुछ टीचर्स आपको मेमोरेबल तो हैं बट वो हैं कि उनकी टीचिंग आप एक अच्छे एक्सपीरियंस के रूप में मेमोराइज नहीं करते हैं। द रीज़न है, तो यहाँ ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है, ये BS ब्लूम थे, उन्होंने क्या किया कि क्लासरूम में उन्होंने ऑब्जेक्टिव्स को लेकर जब हम गए तो वहाँ पर उन्होंने उस ऑब्जेक्टिव्स को ले जाने के लिए कि स्टूडेंट हमारे इस चीज़ को पढ़ाने के बाद क्या क्या उसके व्यवहार में परिवर्तन आएंगे, क्या क्या चेंजेस उसके बिहेवियर में आएंगे। अब बिहेवियर का मतलब जनरल बिहेवियर नहीं है, लर्निंग बिहेवियर, कि उसकी चीज़ें क्या जुड़ेंगी, उससे रिलेटेड उन्होंने एक टैक्सोनॉमी दी कि क्लासरूम में जब भी टीचर जाए तो वो उस टैक्सोनॉमी को लेते हुए कितने वर्कआउट करे, उसके लिए उन्होंने टैक्सोनॉमी दी। और उस टैक्सोनॉमी को ही हम ब्लूम ने दी, बेंजामिन एस ब्लूम ने दी, इसीलिए हम उसको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कहते हैं। बाकी ये कहलाती है टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें अगर हम जाते हैं आगे तो हम बैटरी नहीं काम कर रही है क्या? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी की हम जब बात करते हैं तो मैंने आपको बताया कि उन्होंने डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाई किया। ऑब्जेक्टिव्स यानी हम जो क्लासरूम में एज एन टीचर ले जा रहे हैं, और ये ऑब्जेक्टिव्स हम अपने आप को ध्यान में रख के नहीं बनाते हैं बल्कि हम अपने लर्नर्स को ध्यान में रख के बनाते हैं। तो ये एक थ्योरेटिकल कह दें या एक हम बेसिक चीज़ों को पढ़ाने के एक तरीके को जब लेकर जाते हैं तो इनको इन्होंने एक हायरार्की में सेट किया। हायरार्की यानी पदों-सोपान क्रम में, फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट लेवल। पहले चीज़ों को मेमोराइज करेंगे, फिर ही तो उन चीज़ों को वो समझेंगे, और जब समझ गए, समझने के बाद ही तो वो उसको डेली लाइफ में या अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे तभी तो अप्लाई करना आएगा, डिफरेंट चीज़ों के बीच में उसको छोटे छोटे भागों में विभाजित करना आएगा, एनालाइज करना आएगा, उन भागों को जोड़ के एक सिंथेसाइज करने की चीज़ आएगी, तब तो वो कुछ नई चीज़ भी क्रिएट करेंगे। अब आप लोगों के लिए क्रिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर यू आर, क्योंकि आपको लर्नर को क्रिएशन के लिए, वेदर इट इज इन सिविल इंजीनियरिंग, वेदर इट इज इन इलेक्ट्रिकल ब्रांच, वेदर इट इज इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज इन कंप्यूटर साइंस, एनीथिंग एवरीथिंग नीड्स अ क्रिएशन। आप चाहते हैं, आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आप चाहते हैं आपका लर्नर, आपका स्टूडेंट आगे जाकर एक इंडिपेंडेंट वे में चीज़ों को क्रिएट करने में सक्षम हो। तो इसके लिए हम इसको हायरार्की में हम टीचर्स क्या टीच करने वाले हैं या स्टूडेंट क्या लर्न करने वाले हैं, कुछ भी कह दो, क्योंकि टीचर की टीचिंग जो होती है वो स्टूडेंट की लर्निंग के साथ डायरेक्टली रेसिप्रोकल है, कि जैसी टीचिंग होगी वैसी लर्निंग होगी। तो वहाँ पर हम अगर जाते हैं तो ब्लूम ने जो इस टेक्सोनॉमी को एक लिया था जिसमें लोएस्ट जो लेवल है वो है ज्ञान या नॉलेज। जहाँ पर हम नॉलेज की बात करते हैं तो नेचुरल है, आप कोई भी टॉपिक जब स्टार्ट करते हैं तो आप क्या बताते हैं, उसमें जो भी न्यू टर्मिनोलॉजी आ रही है उस टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करते हैं। आप यही करते हैं ना, आप टर्मिनोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करते हैं, कुछ फैक्ट्स अगर उससे रिलेटेड है तो आप उनको शेयर करते हैं, और यूजेस वगैरह आगे की बात आएगी। अभी हम बेसिक एक बिगनिंग एंड पर हैं, तो हम उनकी कुछ डेफिनेशंस अगर कुछ होती हैं तो हम उसको डिफाइन करना, तो किसी भी टर्मिनोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना, किसी भी डेफिनेशन को देना, किसी भी मीनिंग को क्लैरिफाई करना, ये सब हमारा किस में आता है, नॉलेज में आता है। क्योंकि एक बार अगर हमने उसको बेसिक चीज बता दी तो वो उसके इस शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रेजेंट है। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारी जाके आगे लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होगी जब हम आगे के प्रोसेसेस को और
समझाएंगे तब। फिर आती है अंडरस्टैंडिंग। नेचुरल है कि उस चीज के, जैसे मैम ने अभी बताया कि उसके यूसेज से पहले हम उसकी कोई प्रोसेस है, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, हम हर चीज का एक प्रोसेस तो एक्सप्लेन करते ही हैं, हम प्रोसेस एक्सप्लेन करते हैं। फिर जैसा सर ने अभी अभी आपने क्या बोला था कि हम उसको क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं। गॉट इट। तो कोरिलेट करना यानी सह संबंधित करते हैं कि पीछे कुछ चीज पड़ी हुई है, इसके साथ ये कैसे कोरिलेटेड है। और हमेशा कोरिलेशन हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, कई बार चीजें इससे ये चीज कैसे डिफर करती है, डिफरेंस क्या है दोनों में, है ना। अब आप जहां पर आप कह रहे हैं सिंपल रेजिस्टेंस वर्ड को कहां यूज करेगा और रियोस्टेट वर्ड को कहां यूज करेगा, उसको ये डिफरेंस तो पता होना चाहिए ना, बेसिक। यही हमारे लर्नर्स गलती करते हैं, ये बेसिक डिफरेंस उनको पता नहीं होता है। अब वहां पर आज हम बात करते हैं इक्विटी की और इक्वालिटी की। पीपल सी देम एज अ सेम वर्ड्स बट दे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इक्विटी कुछ अलग चीज है, इक्वालिटी कुछ अलग चीज है। तो वहां पे ये जो फाइन डिफरेंस है या मेजर डिफरेंस, दोनों तरीके के डिफरेंसेस को, वो सब डिफरेंशिएट करना, कोरिलेट करना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, ये सारी चीजें हमारा कॉम्प्रिहेंशन या अवबोध या बोध का पार्ट बनती हैं। फिर उन्होंने कहा जैसे ही वो इस प्रोसेस को एक्सप्लेन कर पाएगा, कोरिलेट कर पाएगा, एक्सप्लेन कर पाएगा, उसके बाद आती है एप्लीकेशन, ज्ञानोपयोग। अब जैसा कि मैम ने बताया कि हमने उसको यूसेज बता दिए। अब यूजेस को, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अगर वो यूजेस को एक्सप्लेन कर पा रहा है, ओनली एक्सप्लेन कि ये चीज यहां यूज होती है, इस तरीके से यूज होती है, ये चीज यहां यूज होती है, इस तरीके से यूज होती है, तो वो हमारा पार्ट बनेगा कॉम्प्रिहेंशन का। कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग, कि उसमें अंडरस्टैंडिंग है कि ये चीज कहां और कैसे यूज होगी। बट अगर वो उस नॉलेज को किसी दी गई सिचुएशन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाता है, यानी उस नॉलेज को वो प्रैक्टिकली गिवन सिचुएशन में अप्लाई कर रहा है, जैसे आपने उसको फ्यूज का स्ट्रक्चर समझा दिया, सिंपल एक फ्यूज का ही लेते हैं कि फ्यूज कैसे बना हुआ होता है, उसकी फंक्शनिंग कैसे होती है। अब अगर मेरी लाइट ट्रिप हो गई और मेरी फ्यूज की वायर वोल्टेज डिफरेंस आने से हो गया, अब वो सिर्फ एक्सप्लेन कर पाता है कि ये यूं होगा, ये यूं होगा, ये यूं होगा, वहां तक हमारा कंप्रिहेंशन है। पर अगर वो जाके और उसको देखे फ्यूज वायर को, तो वो वहां पर उसका क्या हो जाएगा, ये एप्लीकेशन हो जाएगा। वो उसको ठीक कर पाए, उसको नॉलेज को उसने अप्लाई करके उसको प्रैक्टिकली उसने किया, तो वो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा वो बन जाएगा अपना एप्लीकेशन। आई बात समझ में? यही एक फर्क है कि ज्ञान तो हम बहुत दे रहे हैं स्टूडेंट्स को, बट इट्स एन थियोरेटिकल नॉलेज। और हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कह रही है, सब चीज को प्रैक्टिकल स्किल बेस्ड बना रही है। और अभी आपने देखा होगा स्किल क्रेडिट फ्रेमवर्क आ गया है, स्किल बेस्ड क्रेडिट फ्रेमवर्क यूजीसी ने जारी कर दिया है कि कितना स्किल्स करना है, कितना क्या करना है, उसमें लाइफ स्किल्स की भी बात चल रही है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में डिफरेंट स्किल्स की बात चल रही है। क्योंकि आज यहाँ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स जो बनाए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, उसके पीछे का फ्रेमवर्क भी यही है कि वहां पर लर्नर किसी भी पॉइंट पर जहां एग्जिट कर जाता है अपने इस लर्निंग प्रोसेस से, तो वहां पर वो उस समय तक की जो बेसिक स्किल्स है उसको यूज करते हुए वो अपनी लाइफ को प्रॉपरली जो है रन कर पाए या अपनी अर्निंग कर पाए, यानी उस स्किल्स को वो यूटिलाइज कर पाए। तो यहाँ एप्लीकेशन की बात आ रही है। एनालिसिस यानी किसी भी बड़ी चीज को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आप जानते हैं कि जब भी केमिस्ट्री आप लोग पढ़ के आए हैं, तो केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते थे कि पीरियोडिक टेबल बनाते थे, तो पूरे
हम पूरे ग्रुप का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा के फिर जनरल फॉर्मूला करते थे कि NS1, NS2, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक, इस तरीके से, यानी एनालिसिस करने के बाद सिंथेसिस करते हैं और लास्ट में सबसे ऊपर आता है मूल्यांकन, इवैल्यूएशन। अब जैसे ही आपने सुना होगा रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, जैसे ही आया उन्होंने कहा कि ये एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन, ये तीन चीजें मिलके एक नई चीज का निर्माण करती हैं जिसको हम क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता कहते हैं, यानी कुछ क्रिएट करने की क्षमता, किसी चीज की सृजन करने की क्षमता। तो उन्होंने कहा कि इन तीन को हम एकदम डिस्क्रिमिनेट करके नहीं कह सकते, क्योंकि ये तीनों चीजें ऐसी है कि किसी भी व्यक्ति में होगी तभी वो सृजन करने की क्षमता आएगी। ये RCEM मैसूर आया तब उसने कहा। उसी के बेसिस पर प्लस अभी तक कुछ एक्शन वर्ब्स काम में लिए जा रहे थे, वर्ब्स की जगह नाउन काम में लिए जा रहे थे। नाउन, इन चीज़ों को, बिहेवियरल टर्म्स को डिफाइन करने के लिए नाउन लिए जा रहे थे। तो बेंजामिन एस ब्लूम ने भी अपने इस बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए। नेचुरल स्ट्रक्चर तो यही है, पर इसमें उन्होंने कुछ चेंजेस किए और उन्होंने क्या कहा, जैसे ही कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट आए उन्होंने कहा कि इन बेसिक स्ट्रक्चर में चेंजेस बहुत ज़रूरी हैं। और उन्होंने क्या किया कि कैथरॉल के साथ मिलके उन्होंने नाउन को, जितना भी व्यवहार था वो नाउन में था कि टीचर क्या करेगा, वो क्या करेगा, पहले तो उसको लर्नर पे बेस्ड बनाया और लर्नर पे बेस्ड बनाने के बाद उन्होंने नाउन को रिप्लेस किया एक्शन वर्ब से। कैसे, अभी बताते हैं। अभी मैं आपको थ्योरेटिकल ओरिएंटेशन दे रही हूँ, फिर प्रैक्टिकली आप लोग अपने कैसे फ्रेम करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, वो आप मुझे डिस्कस करेंगे हम। तो वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने, मैंने आपको बताया कि वर्ब्स को लिया, उन्होंने कहा कि नाउन नहीं, वहाँ पे एक्शन वर्ब्स, क्योंकि देखिए बिहेवियर, आप साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर कहा जाता है, कि व्यवहार का विज्ञान। क्यों? क्योंकि बिहेवियर में चेंजेस या बिहेवियर कैसा है व्यक्ति का, उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, है ना। किसी के भी बिहेवियर को आप ऑब्जर्व करके कहते हो ना, आप लोग भी इतने एक्सपीरियंस को यूज़ करते हो ना, लर्नर्स के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो। आप कहते हो कि ये सोबर बच्चा है, ये थोड़ा नोटोरियस बच्चा है, ये थोड़ा सेंसिटिव बच्चा है, इमोशनली सेंसिटिव बच्चा है। आप बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हो। आपने क्लासरूम में कभी कुछ कह दिया, उसने किस तरीके से रिप्लाई किया, उसके बेसिस पर आप उसको टैग करते हो, टैगिंग करते हो कि ये इस कैटेगरी का बच्चा है, इसकी पर्सनालिटी ऐसी है। तो बिहेवियर को हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और बिहेवियर को मेजर भी कर सकते हैं। अब मेजर करने के लिए हमें कुछ एक्शन वर्ब्स चाहिए। आप लोग क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, आप लोगों में से कई लोग क्वेश्चन पेपर सेटर भी होंगे, है ना। अब आप लोग पेपर सेटर हैं, पर आप लोग पेपर सेटिंग में भी कई बार जो है कई एक्शन वर्ब्स को हम छोड़ के चलते हैं। हम बच्चे को क्वेश्चन में क्या दिया और हम जो की बनाते हैं उसमें जो की पॉइंट्स लिखते हैं वो हम अलग ही लिखते हैं। ये डिफरेंस क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि हमने अपनी चीज को बिहेवियरल टर्म्स में नहीं दिया। मैंने कहा कि विद्यार्थी ओम के नियम को समझ सकेंगे। लिसन टू मी, विद्यार्थी ओम के नियम को समझ सकेंगे। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओम्स लॉ। अब इस एक ऑब्जेक्टिव मैंने बनाया है, इसमें बताओ कमी क्या है? अंडरस्टैंड का मीनिंग क्या है आपके अनुसार? ग्रेस्पिंग। ग्रेस्पिंग इन द सेंस is to get the knowledge enhancement. knowledge enhancement. Okay, anyone else? Please interact. Feel free. क्रिएटिविटी तभी डेवलप होती है कि हम जितना भी वेग आंसर दे सकते हैं दें, आराम से दें, इससे हम करेक्ट डायरेक्शन में पहुंचेंगे। हाँ जी, प्लीज इंटरैक्ट कीजिए। हाँ, At least a student can reply what is Ohm's law.
student can reply what is Ohm's law. Yes, anyone else please? समझ सकेंगे? Yes sir. कुछ तो आपके मानस में चल रहा होगा ना, तो प्लीज अपने मानस को शेयर कीजिए. हाँ, स्पीक आउट. मैंने कहा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड ओम्स लॉ. अब मैंने ये ऑब्जेक्टिव बनाया है, इसके लिए आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है. तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड में क्या होगा, किस चीज को आप ध्यान में रखकर क्वेश्चन फ्रेम करेंगे? अंडरस्टैंड का मीनिंग यहाँ आप क्या लेंगे? सिंपल वर्ड्स डिफाइन कर सकेंगे? आपने कहा हाँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर द कंडक्टर एंड करंट एंड वोल्टेज एंड इट्स मतलब उसके कंपोनेंट्स को वो एक्सप्लेन कर पाए, मटेरियल. हाँ, मटेरियल वगैरह को. हाँ, और कोई? उसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ पाए. प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन समझ पाए. हाँ, और कोई? कौन सी डिवाइसेस ओम्स लॉ को ओबे कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही? चलिए, उन्होंने कैटेगराइजेशन की. क्या सुनना चाहते हैं मैम कि नहीं नहीं, मैं सुनना कुछ भी नहीं चाहती हूँ. डिफाइन बोलेंगे तो सीधा नहीं, देखिए, मैं इसीलिए आपसे पूछा. अब मैंने अंडरस्टैंड वर्ड काम में लिया. आपने टीचर अंडरस्टैंड का मतलब तो ये है कि उसको क्या एक्सपेक्ट करता है? मैं वही पूछना चाह रही हूँ ना. हाँ, तो अब ये वेग हो जाता है. देखिए, मैंने आपसे एक वर्ड पूछा कि अंडरस्टैंड में जब कह रही हूँ, अंडरस्टैंड का मतलब तो तो ये है। अंडरस्टैंड तो अलग अलग, आपने कुछ अलग मीनिंग लिया, इन्होंने कुछ अलग लिया. मैं यही समझाना चाह रही हूँ. आपने कुछ अलग लिया, इन्होंने डिफाइन करना मीनिंग लिया. There are various meaning. This word itself is ambiguous. आप मेरी बात को समझ रहे हैं? हमको इसको पिन पॉइंटेड करना है कि उसको जो भी इवैल्यूएट करना चाहे, जो भी उसको मीनिंग लेना चाहे, हम सबका मीनिंग कॉमन हो. मैं अगर चाहती हूं, जैसा सर ने कहा कि ओम्स लॉ को इन्होंने कहा कि डिफाइन कर पाए, तो मेरा क्वेश्चन होना चाहिए डिफाइन ओम्स लॉ, है ना? फिर सर ने कहा कि इसके कंपोनेंट्स को बता पाए, एक्सप्लेन या डिस्क्राइब द ओम्स लॉ विद द यूसेज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स. मैम ने कहा उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए, तो उसको हमने एक सिचुएशन दे दी कि ये वेरिएशन आ रहा है वोल्टेज का, उसके साथ करंट वेरिएशन ये आ रहा है. नाउ विच लॉ इज एप्लीकेबल इन दिस सिचुएशन? गॉट इट? तब मेरा पिन पॉइंटेड ये होगा. तो मैं यही समझाना चाह रही हूं. पहले तक मैं ये अंडरस्टैंड और ये शब्द थे जिनका मीनिंग पर्सन टू पर्सन डिफर कर रहा था. अब मान लो मैंने क्वेश्चन पेपर सेटर हूं, मैंने जिस चीज को माइंड फ्रेम में रख के उस क्वेश्चन को फ्रेम किया, मेरे पास कॉपी आई, मैंने उसी आंसर के लिए उसको मार्क्स दे दिए, पर दूसरे ने नहीं दिए. सब्जेक्टिविटी आ गई, आपके क्वेश्चनिंग में भी सब्जेक्टिविटी आ गई. तो यहां पर जब भी एक्शन वर्ब्स को हम अभी बात करेंगे कि कौन सा एक्शन वर्ब हमारे कौन से ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है, क्योंकि इन एक्शन वर्ब्स को आपको रखना है. ये क्लासरूम में टीचिंग के समय भी आपको हेल्प करेंगे, प्लस ये आपके क्वेश्चन पेपर को ट्रांसपेरेंसी और ऑब्जेक्टिविटी देने में हेल्पफुल होंगे. जब भी आप क्वेश्चन पेपर बनाओगे तो आपके क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी. देखिए, हम है ना, हम कई जगह पे रिसोर्स पर्सन हैं, कई रिक्रूटमेंट एग्जाम्स में नेशनल लेवल वगैरह के, कई सिलेक्शन एग्जाम्स में हम हैं. और आपको पता है आजकल ट्रांसपेरेंसी आई है, की पहले आ जाती है, ऑब्जेक्शंस हो जाते हैं. तो हम लोगों को पहले से ही ये तय करके चलना होता है कि यहाँ पर क्या हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. अभी आपके हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, सब्जेक्टिविटी होने, बट फिर भी अब काफ़ी कुछ ट्रांसपेरेंसी आके हमारे ये की बनने लगी है, जिसमें हम की पॉइंट्स तो एटलीस्ट एग्जाम है तो उसमें तो इस तरह से की ना फाउंडेशन रहता है. ना की पॉइंट्स तो हमको सब्जेक्टिव पॉइंट्स में भी देने पड़ते हैं. ये कोर्ट का ऑर्डर है. अगर आपके पेपर सेटिंग में नहीं बन रही है, अब सारी यूनिवर्सिटीज़ ने ऑर्डर कर दिया है, क्योंकि
ये रिमार्केबल डिफरेंसेस देखने में आए हैं कि बच्चा जब पहले उसकी कॉपी चेक होती है और रीवेल के बाद चेक होती है, एक मेजर डिफरेंस उसकी मार्किंग में होता है। तो कई लोगों ने ना मैं सब्जेक्टिविटी की भी बात कर रही हूँ, सब्जेक्टिविटी की बात कर रही हूँ। जैसे आप अपना सब्जेक्टिव आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता है, कंपटीशन का छोड़ दो, उसमें भी है, पर सब्जेक्टिविटी में भी हम एटलीस्ट की पॉइंट्स तो देते हैं कि व्हाट की पॉइंट्स। क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसके वर्ड्स जो है वो एप्रोप्रिएट होने चाहिए। हाँ, जो भी इवैल्यूएटर्स हैं उनका सबका कॉमन है। यस एग्जैक्टली, यू गॉट इट, कि सब उसके और की पॉइंट्स भी हम लोग देते हैं कि हम इस आंसर में ये की पॉइंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप लोग भी की पॉइंट्स देते होंगे कि ये की पॉइंट्स आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जब भी हम क्वेश्चन पेपर को फ्रेम करते हैं। देयर इट विल हेल्प यू। अब जब भी आप पेपर सेटर बनाएंगे, आप एक अलग तरीके के रूप में रिफ्लेक्ट होंगे कि आपने उन की पॉइंट्स में इन चीज़ों को दिया है, कैसे एक्शन वर्ब्स हमको हेल्पफुल करते हैं उस। एक बात और पूछना चाहता हूं आपसे, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं कि व्हाट इज ओम्स लॉ, तो इज दैट राइट वे टू क्वेश्चन दिस क्वेश्चन? इसका इफ यू डोंट माइंड I'll reply to all these question at the end. The reason is कि मैं आपको पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लूँ, तो might be कि few questions will be resolved in your mind itself, and whatever it remains unresolved that we can discuss. तो मैंने बताया कि उन्होंने इस चीज़ को, जब मैसूर आया तो उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया और यहाँ पर ये उन्होंने नया फ्रेमवर्क दिया ब्लूम ने। रिमेंबर, वही है नॉलेज, दो ही चीज़ें आती है वहाँ पे। आगे एक्शन वर्ब्स की बात करेंगे हम। उसमें अंडरस्टैंड, वही कॉम्प्रिहेंशन था जो अंडरस्टैंड था। एप्लीकेशन, वही अप्लाई, यहाँ तक में कोई चेंज नहीं। एनालाइज, यहाँ तक में कोई चेंज नहीं। उन्होंने सिंथेसाइज को बीच में से उड़ा दिया, कारण कि एनालिसिस इज ऑफ नो यूज विदाउट सिंथेसिस। कि अगर हम एनालाइज कर रहे हैं और सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ऑफ नो यूज, इट कांट बी कैटेगराइज एन एनालिसिस। क्योंकि जो एनालाइज कर पा रहा है ऑब्वियस है कि वो सिंथेसाइज भी करेगा। गॉट इट ना? तो वहां पे उन्होंने कहा कि एनालाइज और सिंथेसाइज कंबाइंड है, इसी के बेसिस पर इवैल्यूएट। और मैंने कहा ना, एनालिसिस इवैल्यूएशन जिसमें भी कैपेसिटी है, क्रिएटिविटी यानी क्रिएट की तरफ जाएगा। अब इनमें कौन कौन से एक्शन वर्ब्स हम यूज में लेते हैं उनकी बात आती है। रिमेंबर, रिमेंबर में दो एक्शन वर्ब्स काम में आते हैं। एक तो है रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाई करना, ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चंस भी बताती जाऊंगी, हाउ यू कैन फ्रेम द क्वेश्चंस ऑन दैट। हम एक ही एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं पूरे में, जिससे थोड़ा इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, उसका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके दो तरीके हो सकते हैं रिकॉग्नाइज करना। मैंने थ्योरी पेपर है, तो पहले हम थ्योरी की बात करेंगे, फिर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे। थ्योरी पेपर में मैंने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम बना के दे दिया। गॉट इट? अब मैंने कहा कि सो एंड सो कंपोनेंट को आप उसमें मार्क कीजिए। वो जब सर्किट डायग्राम में रिकॉग्नाइज करेगा तभी तो मार्क कर पाएगा। गॉट इट ना? उसने उसको पहचाना कि ये बैटरी का सिंबल है, ये अमीटर है, ये वोल्ट मीटर है, सारे सिंबल्स को उसने रिकॉग्नाइज किया। जो हमने कहा उसको उसने क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, तभी तो मार्क किया। वो करेक्ट मार्किंग कर रहा है, मीन्स ही इज एबल टू रिकॉग्नाइज दैट, है ना। या फिर प्रैक्टिकल में आपने उसको एक सर्किट डायग्राम दे दिया और आपने कहा बताओ ये कौन से प्रोसेस को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है ना। वहां पे भी उसने उसको
एनालाइज किया, रिकॉग्नाइज किया कि ये कंपोनेंट जुड़े हुए हैं, इस तरीके से जुड़े हुए हैं। उसने रिकॉल किया कि ये कंपोनेंट किस प्रोसेस में जुड़े हुए, किस लॉ में जुड़े हुए रहते हैं। उसने वापस मेमोराइज किया और उसने कहा ये तो सर्किट डायग्राम ओम्स लॉ को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। तो जहां नॉलेज या रिमेंबर की बात आती है वहां दो ही चीज आती है, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज। रिकॉल हम सिंपल डेफिनेशन को करते हैं। अब सर की मैं बात का रिप्लाई दूंगी क्योंकि इनका क्वेश्चन मेरे पास पहले आ गया। अब आपने कहा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओम्स लॉ, यही कहा ना आपने, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिविटी लैकिंग है। कारण व्हाट इज ओम्स लॉ कहा आपने, तो वो आपको उसकी यूसेज के बेसिस पर या उसकी एप्लीकेशन के बेसिस पर डिफाइन करे तब भी गलत नहीं है, गलत नहीं है, एम्बिग्यूटी बन गई। वो सिंपल एक डेफिनेशन दे रहा है तब भी गलत नहीं है। अगर हम व्हाट इज ओम्स लॉ की जगह अगर हम व्हाट इज ओम्स लॉ ना कह के उसको हम कह दें स्टेट ओम्स लॉ, क्वेश्चन वही है बट जो एम्बिग्यूटी उसमें बन रही थी वो एम्बिग्यूटी यहां पर क्या हो गई, नलिफाई हो गई। हमने ऑब्जेक्टिव बना दिया स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। क्वेश्चन वही था पर अगर हम बारीकी पर जाएं तो कुछ शब्दों के फेड ने उसकी ऑब्जेक्टिविटी पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया और इसमें इसकी ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन्ड रह गई कि स्टेट मीन्स वो स्टेटमेंट ही देगा, नथिंग एल्स। गॉट इट ना। तो अब आप यहां पर आप कह दो डिफाइन ओम्स लॉ तो भी स्टेटमेंट ही देगा, तो भी स्टेटमेंट ही देगा। गॉट इट ना। तो वहां पर हमारी एक ऑब्जेक्टिविटी रह जाती है, यानी नॉलेज में दो ही चीजें आती है, रिकॉल करना और रिकॉग्नाइज करना। यानी रिकॉल यानी प्रत्यस्मरण, में हिंदी टर्मिनोलॉजी भी बताती जा रही हूं, और रिकॉग्नाइज मीन्स प्रत्याभिज्ञान, पुनः पहचान जिसको कहते हैं। एक बार चीज देखी हुई है उसकी वो पुनः पहचान कर लेता है। गॉट इट। तो ये दो एक्शन वर्ब्स हम यूज करते हैं जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स क्लास में बना के ले जा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉल द टर्मिनोलॉजीज या टर्म्स रिलेटेड टू ओम्स लॉ, करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, ये रिकॉल कर पाएंगे टर्म्स को। अब जहां हम अगर सर्किट डायग्राम भी दिखा रहे हैं तो स्टूडेंट्स विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज अमीटर, वोल्टमीटर, की, बैटरी, डैश 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 कंपोनेंट्स इन द सर्किट ऑफ ओम्स लॉ। नहीं होते ना ऐसे व्हाट इज, ऐसे वर्ड्स यूज कर एप्लीकेबल होते हैं कि वैसे क्वेश्चनिंग में। देखिए क्वेश्चन तो अच्छा क्वेश्चन तो WH से ही शुरू होता है। प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये यूज ही नहीं करने के लिए कहते हैं। ये देखिए आप दो चीज को मिक्स कर रहे हैं। मैं तो क्वेश्चन आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इन ऑब्जेक्टिव्स को आप मेजर करते हैं कि आपको कौन से ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए और कौन से नहीं हुए, है ना। हाँ, ये तो हम हमने पढ़ा कि मतलब कि आपके क्वेश्चन की लैंग्वेज आदेशात्मक नहीं होनी चाहिए। हाँ, व्हाट मतलब आप उसमें आदेश कर रहे हो, ऑर्डर नहीं होना चाहिए वो एक तरह से। आपको कहीं गाइडलाइन मिली है तो ऑर्डर नहीं करना चाहिए। ये मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई नहीं कर पाई, बट व्हाट जो है वो आदेश नहीं कर रहा है, वो आदेश नहीं कर रहा है, वो तो आपको इटसेल्फ आपका मेजरमेंट कर रहा है कि ये क्या है,
क्योंकि अच्छे क्वेश्चन तो WH से ही शुरू होते हैं, व्हाट, व्हाई, whom, है ना? नहीं, व्हाट How? इज ओम्स लॉ इसकी जगह है स्टेट ओम्स लॉ, डिफाइन ओम्स लॉ, ठीक है। तो वो तो मैंने उसका कारण बताया, वो आदेशात्मक की वजह से नहीं है। इसी तरह के लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा था, किसके? इसी तरह के लेक्चर्स में और भी हमने कभी ट्रेनिंग की, हाँ, तब हमने पढ़ा कि इस तरह की लैंग्वेज नहीं, देखिए ऐसा है कि आदेशात्मक तो कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है, इंस्ट्रक्शन होता है। बट यहाँ पर आपने ये तो हम ऑब्जेक्टिव्स क्लास में जाने से पहले बना के ले जा रहे हैं ना, ये ऑब्जेक्टिव्स हम क्लास में पहले बना के ले जा रहे हैं कि आज हम ओम्स लॉ पढ़ाने वाले हैं, तो हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ताकि हमारी क्लासरूम टीचिंग में हम इन चीज़ों को इंक्लूड कर पाएँ, है ना। अब क्लास के एंड में आप लोग इवैल्यूएट भी करते हैं कि आज जो मैंने पढ़ाया वो स्टूडेंट को कितना समझ में आया, ये भी इवैल्यूएट करते हैं आप कि उसको कितना समझ में आई चीज़। तो यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है ये एक्शन वर्ब्स, क्योंकि मैं आपको इसलिए क्वेश्चन साथ साथ में बताती जा रही हूँ क्योंकि आप एंड ऑफ द लेसन आप इवैल्यूएट करोगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स आप लेके चले थे लेसन की बिगनिंग में वो अचीव हुए या नहीं हुए, उनके लिए क्वेश्चन फ्रेमिंग कैसी होनी चाहिए। क्योंकि उनके लिए अगर क्वेश्चन फ्रेमिंग आपको आ गई तो आपके क्वेश्चन पेपर के लिए ऑटोमेटिकली वो चीज़ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग वाली बात है कि वो लर्निंग आपकी यहाँ क्लासरूम की वो उधर ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉलेज बहुत तरीके की होती है, मैं यही बताना चाह रही हूँ। आप लोगों ने अभी नाम सुना होगा मेटाकॉग्निशन, सुना है नाम? मेटाकॉग्निशन, छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कई स्टूडेंट्स ऐसे देखे होंगे कि जो 2 घंटे पढ़ता है तब भी वो अच्छा स्कोर कर रहा है, एक 12 घंटे पढ़ के भी अच्छा स्कोर नहीं कर रहा है। रीजंस कई हो सकते हैं, बट हम एक रीजन की तरफ जाते हैं कि उस बच्चे ने कहा मैं 2 घंटे में मम्मी पापा मैम सर मैं अपना प्रिपेयर कर लूंगा। ही इज दैट कॉन्फिडेंट। ऐसा नहीं है कि वो रटे रटाए या 5 क्वेश्चन या सेलेक्टिव स्टडी कर रहा है, एक बार उसको हम साइड में रख दें। क्यों वो डेट कॉन्फिडेंट है? पहली बात, वो अपनी वीकनेसेस और स्ट्रेंथ्स को जानता है कि मैं कहां पढ़ने में मेरी कौन सी वीकनेस है, कौन सी स्ट्रेंथ है। कई बार बोलते हैं अभी आपका तो शोर शराबा है, मुझसे नहीं पढ़ाई होती, मैं तो रात में करूंगा या सुबह जल्दी उठ के करूंगा, रात में जल्दी सो जाता है। बिकॉज ही नोज कि मुझे पीसफुल एनवायरनमेंट चाहिए, तभी मुझे जल्दी से चीज़ें समझ में आती हैं। प्लस उसका जो पढ़ने का तरीका है, लर्निंग स्टाइल भी सबकी डिफर करती है, हर एक का पढ़ने का तरीका अलग होता है। जैसे मैं हूँ, मैं अगर मेरी स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं चीज़ें जब पढ़ती हूँ तो मैं उसका एक इमेजिनेटिव एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और वो डायग्राम मेरे स्कैन्ड रहता है माइंड में। मैं पढ़ाने जाती हूँ ना क्लास में तो भी मैं एक मैप तैयार करती हूँ कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, वो मैप मेरे माइंड में रहता है और उसी सीक्वेंस में मेरी क्लासरूम टीचिंग चलती रहती है। बिकॉज आई नो कि मैं जब तक स्कैन नहीं करूँगी तब तक मैं क्लास में दैट कॉन्फिडेंट नहीं रहूँगी टीचिंग में। ये कहता है मेटाकॉग्निशन कि व्यक्ति को अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पता है और किसी भी काम को पूरा करने का तरीका पता है, प्रोसीजर। इसीलिए नॉलेज ऑफ फैक्ट्स एंड नॉलेज ऑफ प्रोसीजर की बात हो रही है कि एक बच्चे को फैक्ट्स पता है, प्रोसीजर नहीं पता है। दूसरे बच्चे को प्रोसीजर पता है तो ऑब्वियस है उसको फैक्ट्स भी पता है। तो जब तक ये दोनों नॉलेज नहीं आती तब तक मेटाकॉग्निटिव नॉलेज की बात हम नहीं कर सकते। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी टोटली डिस्कवरी मेथड्स पे काम कर रही है और डिस्कवरी मेथड्स के लिए प्री रिक्विजिट है मेटाकॉग्निशन। आपको बताऊंगी स्कैफोल्डिंग, आगे हम बात करेंगे स्कैफोल्डिंग की भी, दैट इज मस्ट। स्टूडेंट्स को कैसे, देखिए मेटाकॉग्निशन को शॉर्ट में कहते हैं
सोचो कि कैसे सोचें, थिंक हाउ टू थिंक, यानी बच्चे को सोचने का तरीका सिखाना। अब आप कहोगे ब्रेन में प्रोसेस चलता है, मैं उसको कैसे सोचने का तरीका सिखा सकते हैं अपन? ये तो ब्रेन का प्रोसेस है, बिल्कुल सिखा सकते हैं। दैट इज स्कैफोल्डिंग। जैसे एक सिंपल, आपने इधर ओम्स लॉ आप यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जैसे सिंपल सा मैं अपन कर रहे हैं कि ओम्स लॉ की बात कर रहे हैं, तो आपने एक क्वेश्चन दे दिया, आपको एक क्वेश्चन है, जैसे आपके आते हैं ना इस पे क्वेश्चन कि 3 resistors are linked in a series and they are connected to that much current is passing, या इतने में पैरेलल हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब इन तरीके के क्वेश्चंस को आप लोग ये करते हैं, बट आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पता। आई होपफुली 90% टीचर्स ये करते हैं, 10% का मैं नहीं कहूँ। आप जब भी क्वेश्चन कराते हैं तब आप बच्चे से पूछते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है, बच्चा बोलता है 3 रेजिस्टर्स दिए गए हैं। तो मुझे एक बात बताइए कि ये 3 रेजिस्टर्स कैसे जुड़े हुए हैं? उसने कहा पैरेलल में जुड़े हुए हैं। तो पैरेलल के रेजिस्टर्स को हम कैसे दिखाते हैं? वो अपने आप बताएगा कि इस तरीके से जुड़ा हुआ है। मैंने कहा वो आगे क्या कह रहा है, तीसरा रेजिस्टर कैसे जुड़ा हुआ है? तो वो कह रहा है कि तीसरा रेजिस्टर सीरीज में जुड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो मैं इसको यहां पर सीरीज में कनेक्ट कर देती हूं। ये मैं क्या कर रही हूं? ये स्कैफोल्डिंग कर रही हूं कि मैं उस क्वेश्चन को पढ़ के मेरा क्या थॉट प्रोसेस चल रहा है, उस थॉट प्रोसेस को मैं बोल के बता रही हूं। क्यों बोल के बता रही हूं? ताकि बच्चे का थॉट प्रोसेस उस डायरेक्शन में आए, है ना? फिर हमने बताया, उससे पूछा कि वो कितने करंट कितना पास हो रहा है, क्या है, ये सारा हमने उस क्वेश्चन को देखते हुए उसको बोल बोल के उसको एक सर्किट डायग्राम बनवा दिया, है ना? अब उसके बाद देखो फॉर्मूला सब बच्चों को आता है, पर जब तक ये सर्किट डायग्राम करेक्ट नहीं बनेगा तब तक वो सॉल्यूशन करेक्ट नहीं रहेगा। यानी मैं कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व कर रही हूं उसको मैं बोल के बता रही हूं। दैट इज कॉल्ड थिंकिंग अलाउड। थिंकिंग अलाउड मतलब मेरा थॉट प्रोसेस मेरे वर्ड्स में है। अब आपने एक क्वेश्चन आपकी हेल्प से सॉल्व कराया, दूसरे क्वेश्चन में आपने स्टूडेंट को ज्यादा इंडिपेंडेंट कर दिया, स्टूडेंट ने ज्यादा बताया, आपने कम बोला। फिर तीसरे क्वेश्चन में टोटली आपने स्टूडेंट को फ्री छोड़ दिया कि वो अपने आप से उस क्वेश्चन को सॉल्व करे। यानी स्कैफोल्डिंग क्या है? ये सपोर्ट है जो हम स्टूडेंट को थिंकिंग प्रोसेस के लिए प्रोवाइड करते हैं, और धीरे धीरे इस सपोर्ट को हम क्या करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, ताकि एक लर्नर या स्टूडेंट इंडिपेंडेंट थिंकर बन सके। आई बात समझ में? ये स्कैफोल्डिंग, ये जो थिंकिंग प्रोसेस चल रहा है वो यही चल रहा है। तो यहाँ पर मेटाकॉग्निटिव जो नॉलेज है वो अपने ओन कॉग्निशन की नॉलेज है कि मैं क्या जानता हूँ, मुझे कितना पता है, कैसे पता है, क्या प्रोसीजर है, उसके बारे में नॉलेज है। ये मैंने आपको बता दिया। नॉलेज फैक्चुअल हो सकती है, फैक्ट्स पता है तो फैक्चुअल नॉलेज। डिक्लैरेटिव यानी पहले से ही कोई यूनिवर्सल लॉ या थ्योरी बनी हुई है, वो उसकी नॉलेज। आप प्रोसीजर की इस चीज का प्रोसीजर कैसे होता है वो नॉलेज, और लास्ट में आती है आपकी मेटाकॉग्निटिव नॉलेज जो इन तीनों चीजों को जोड़ के बनी हुई है। नेक्स्ट आता है अंडरस्टैंडिंग। तो अपन ने अभी देखा कि नॉलेज में 2 एक्शन वर्ब्स थे, रिकॉल और रिकॉग्नाइज। अब यहां अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूं, मैंने कहा कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, अभी अपन ने बात कही, ये वेग हो गया। अब मुझे इस अंडरस्टैंडिंग को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या, तो वहां पर अंडरस्टैंडिंग इंटरप्रिटेशन के रूप में हो सकती है, ठीक है ना, पैराफ्रेजिंग के रूप में हो सकती है। पैराफ्रेज करना यानी अपने शब्दों में बताना, जरूरी नहीं है वो ओम्स लॉ को अक्षरशः स्टेट करे, वो अपने शब्दों में भी बता सकता है। अपने शब्दों में बता रहा है यानी उसकी पैराफ्रेजिंग कर रहा है। यहां पर
उसके अलावा भी हम ये कह सकते हैं कि वो एग्जाम्पल दे पा रहा है, किसी चीज को क्लासिफाई कर पा रहा है ना, या फिर हम कह दें कि वो किसी चीज को जो है समराइज कर पा रहा है, या किसी चीज का इन्फरेंस ड्रॉ कर पा रहा है। ये सब एक्शन वर्ब्स आते हैं हमारे अंडरस्टैंडिंग में। अब आपके क्वेश्चन में ये पिन पॉइंटेड होना चाहिए कि आप उसको कैटेगराइज करने को कह रहे हो, या उस चीज को समराइज करने को कह रहे हो, या फिर आप उसको क्लासिफाई करने को कह रहे हो, या फिर आप उनको दूसरे चीज करने को, डिफरेंशिएट करने को कह रहे हो, कंपैरिजन करने को कह रहे हो। वो पिन पॉइंटेड, ये हमारे ये लैकिंग रहता है। हम ये पिन पॉइंटेड क्लास में ऑब्जेक्टिव्स में भी नहीं ले जाते हैं ये पिन पॉइंट्स, और जब ऑब्जेक्टिव्स में नहीं ले जा पाते हैं तो क्लास में वो चीज आती नहीं है हमारी टीचिंग में। हम कितना भी अच्छा पढ़ा दें, पर क्योंकि हम वो ऑब्जेक्टिव लेके गए थे, उसको पिन पॉइंटेड करते हुए चीज को हम क्लासरूम में नहीं दे पाए। मैंने बच्चे को कोरिलेट करने की क्लासरूम टीचिंग में अपॉर्चुनिटी नहीं दी, और मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं कि बच्चा उसको कोरिलेट कर पाएगा। हाउ? बच्चा अपने आप से नहीं करेगा। यू हैव टू प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी इन द क्लास। और जैसे ही क्लासरूम में अपॉर्चुनिटी आपने प्रोवाइड की तो नेचुरल है, एंड ऑफ द लेसन आप इवैल्यूएट कर सकते हो कि बच्चा उसको कोरिलेट कर पा रहा है या नहीं। गॉट इट? तो बच्चा उसको कोरिलेट कर पा रहा है या नहीं, तो यानी ये एक्शन वर्ब्स, कहने का मतलब है अगर आप चाहते हैं तो इन वर्ड्स को आप अपने क्वेश्चन फ्रेमिंग में यूज कीजिए। तो वहां पे वो क्वेश्चन क्या रहता है, ऑब्जेक्टिविटी ऑटोमेटिकली आ जाती है। Whosoever is evaluator, all will interpret it in the same way। और आजकल तो हमारे कोई, sorry to say, I am also a teacher, I don't want to criticize, but this is a fact. Because of this fact, our whole fraternity is under controversy कि आज टीचर अपना खुद का क्वेश्चन नहीं फ्रेम कर सकता। मैं देखती हूँ, बहुत पीटी कंडीशन लगती है मुझे कि जब भी क्वेश्चन पेपर बनने आता है ना, मैंने ऐसे टीचर्स देखे 5 साल के क्वेश्चन पेपर लेके बैठ जाएंगे, सिलेबस लेके बैठ जाएंगे, ये क्वेश्चन इस साल से उठा दिए, ये क्वेश्चन इस साल से उठा दिए, ये क्वेश्चन इस साल से। तभी तो सेलेक्टिव स्टडी करना बच्चों के लिए आसान हो गया है। वो 5 साल के क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करके कर लेता है। टीचर को एनालाइज कर लिया। हाँ एग्जैक्टली, वेरी गुड, उसने टीचर को एनालाइज कर दिया है। वेरी सरकास्टिक ट्रूथनेस, उसने टीचर को एनालाइज कर लिया है। मैं कभी भी 5 साल के क्वेश्चन पेपर को नहीं, एक क्वेश्चन पेपर फ्रेमिंग में आता है क्योंकि वो पैटर्न पता चले कि सेक्शंस में बटा हुआ है क्या है, वो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। उसको आपने देखा, फ्रेम योर ओन लैंग्वेज। और ट्रस्ट मी, अगर आप खुद सेम 2 साल भी क्वेश्चन पेपर सेटर रहे ना और सेम टॉपिक पे क्वेश्चन बनाएं तो भी आपकी लैंग्वेज एग्जैक्टली सेम कभी नहीं आएगी, अगर आपने खुद ने फ्रेम की हुई है। आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर तो सेम लाना टीचर की ड्यूटी है। आंसर तो टीचर सेम लाना, सेम इन द सेंस, नॉट इन द वर्डिंग्स, हम भी तो यही पढ़ाते हैं, सेम इन द कॉन्सेप्ट। कंपेयर इन दीज टू क्वांटिटीज, हाँ, डिफाइन दीज टू क्वांटिटीज विद एग्जांपल। तो मैं ये तो नहीं, देखिए देखिए 3 तरह से क्वेश्चन बताते हैं, तो इसका आंसर तो एक ही होगा, पूछ ऐसे भी सकता है। देखिए ये आप बहुत अच्छा करते हैं कि आपने उनको वैरायटी ऑफ सिचुएशंस प्लेस की। इट्स गुड कि आप उनको सिखा रहे हैं कि इंटरप्रेट करना, जैसे हम लोग भी सिखाते हैं कि नीड से ही इंपॉर्टेंस आती है। बच्चे को ये पढ़ते वक्त सिखाना पड़ता है कि किसी चीज़ की नीड आई तभी तो उसकी इंपॉर्टेंस बनी। तो वो आपको नीड पूछे चाहे इंपॉर्टेंस पूछे, आपको यही पॉइंट्स कवर करने हैं, बट द वे ऑफ राइटिंग विल बी डिफरेंट। ये तो एक्सप्रेशन, वे ऑफ एक्सप्रेशन तो सिखाना टीचर का काम है, बट क्वेश्चन की लैंग्वेज 100% आप खुद सेम एग्जामिनर भी होना तब भी नहीं बनेगी 100% सेम क्वेश्चन की लैंग्वेज। द थिंग इज कि वहाँ पे हमारा थॉट प्रोसेस उस इंस्टेंट पर कैसा चल रहा है, और उसकी ऑब्जेक्टिविटी के लिए हमको इन एक्शन वर्ब्स को यूज़ करना है। मैं कह रही हूँ अंडरस्टैंडिंग, आप लोग ब्लूप्रिंट आता है आपके नहीं आता है? ब्लूप्रिंट आता है आप लोगों के पास?
बोर्ड में आता है ना। तो ब्लूप्रिंट में आपको ये भी दिया हुआ था कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के आपको इतने क्वेश्चंस बनाने, स्किल्स के इतने बनाने, वहाँ यही तो एक्शन वर्ब आपको हेल्प करेंगे डिसाइड कि ये अंडरस्टैंडिंग का है। हम तो ऐਵੇਂ ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये अंडरस्टैंडिंग का है, मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी से मैंने तो डायग्राम दे दिया, ये स्किल का है। पेपर तो ऐसे ही बनाते हैं। सॉरी टू से सर, अगर आप, मैं शुभकामनाओं सहित आपको कह रही हूँ, अगर आप कहीं रिसोर्स पर्सन होके जाएंगे तो आपकी ये क्वालिटी ही आपको वहाँ पे सेलेक्टिव बनाएगी, वरना वो नेक्स्ट टाइम उस रिसोर्स पर्सन को बुलाते ही नहीं है। ब्लैक लिस्ट तो देखिए ऐसा है कि ब्लैक लिस्ट एक अलग मैटर है। कहने का मतलब है कि दे डोंट वी डोंट अपील देम, वी डोंट फॉल इन देयर एक्सपेक्टेशन लेवल। उनका एक्सपेक्टेशन लेवल यही होता है कि हम कैसे हैं, क्योंकि ये आने वाले टाइम में अब आपकी भी एज एन एक्सपर्ट रिसोर्स पर्सन ज़रूरत होगी, और यही क्राइटेरिया काम आता है। इजी गोइंग वाला क्राइटेरिया काम नहीं आएगा कि हम पिन पॉइंटेड रहें, कम से कम हम एक क्वालिटी पेपर सेट करें। पढ़ने वाला भी, मैं कई बार हम पेपर सेटर होते हैं और हमारे बच्चे भी हमारा पेपर देके आते हैं, खुशी तब होती है, तब लगता है अरे इस बार का पेपर तो पता नहीं किस पेपर सेटर ने किया, बहुत क्वालिटी वाला पेपर था। दैट्स ए बिग कॉम्प्लीमेंट फॉर अस, कि हमेशा जैसा नहीं था। और ये अप्रिसिएशन क्वालिटी का जो आएगा वो हमेशा एक अच्छे लर्नर से ही आएगा, और अच्छे लर्नर का कॉन्सेप्ट एक टीचर के लिए और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो जो क्वेश्चंस आपके मन में नलिफाइड हो जाते हैं, वो इसीलिए होते हैं कि बच्चा कंफ्यूज रहता है कि इसके उत्तर दो हो सकते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो वो नलिफाइड हो जाता है। तो वो क्वेश्चन की जो फ्रेम, मैं यही तो बोल रही हूँ ना, ऑब्जेक्टिविटी लैकिंग है ना टीचर के पार्ट पे, कि टीचर ने उस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिविटी लाने में लैक हो गया, वो ऑब्जेक्टिविटी नहीं ला पाया कि उसमें कितनी ऑब्जेक्टिविटी आनी चाहिए। तो ये एक्शन वर्ब सारे हैं, यानी आपकी ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को माप रहे हैं। इसमें और आ जाएगा कंपैरिजन, और ये मैं बता चुकी हूँ, डिफरेंसेस, कंपैरिजन, ये भी है। डिफरेंसेस का एक्चुअली एक्सप्लेन करना, डिस्क्राइब करना, डिफरेंशिएट करना, कंपेयर करना, ये वर्ड्स जहाँ पे भी आप क्वेश्चन में आ रहे हैं, मीन्स आप बच्चे का कौन सा लेवल नाप रहे हो, कॉम्प्रिहेंशन या अंडरस्टैंडिंग लेवल। आई बात समझ में, क्यों इन वर्ड्स की इंपॉर्टेंस है। ये आपके ब्लूप्रिंट पे जब आप क्वेश्चन पेपर एक फ्रेम करते हो, उसमें यहाँ आपको हेल्प करता है। डिफरेंस का मैं एक एनालाइज में बताऊंगी कि डिफरेंस कहाँ अंडरस्टैंडिंग में आएगा और कहाँ एनालाइज में आएगा, क्योंकि ये एक थोड़ा सा ओवरलैपिंग वाला मामला है, मैं आपको बताऊंगी। क्या हो गया, हैंग हो गया क्या? कर रहा है नॉलेज को कि वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है आपको ओम्स लॉ, है ना। फ्यूज वायर आपने उसको कनेक्ट करना सिखाया तो वो वहां पर उसको अप्लाई कर पा रहा है। आपने कोई प्रोग्रामिंग सिखाई कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और वो उस प्रोग्रामिंग में सिंटेक्स होते हैं, उस सिंटेक्स का उसने बेसिक सिंटेक्स जान लिया और इन सिंटेक्स को यूज करके वो अपना एक प्रोग्राम बना रहा है एज पर रिक्वायरमेंट। तो ये सब क्या है? एप्लीकेशन है ना। इंटरप्रीट कर पा रहा है उसको, वो क्या कर पा रहा है? यूज कर पा रहा है, यूजिंग कर पा रहा है। जैसे अगर हम एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे एप्लीकेशन लेवल में जो है इंटरप्रीट करना, यूज करना, जैसे किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना। आप देखिए ये सारी चीज़ें अनपढ़ों में भी होती है, पढ़े लिखों में उल्टा कम होती है। हमको यूं देख के पता नहीं चलेगा कि बारिश होगी या नहीं होगी, बट हमारा वो एक रूरल एरिया का बंदा आएगा, आज बादल इस तरफ के हैं, 100% बरसेंगे। एप्लीकेशन, ही इज हैविंग ए एप्लीकेशन लेवल, क्योंकि उसको पता है कि इस तरफ के बादल होंगे और वो क्यों। आप उससे पूछोगे तो वो समझाएगा। हो सकता है वो अपने जैसी टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं बात करे, पर वो साइंटिफिक लॉजिकल रीजन उसकी देगा आपको। यानी वहां पर सबसे बड़ी बात क्या आ रही है कि वहां पर वो उस नॉलेज को क्या कर पा रहा है? डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई कर पा रहा है। सजेस्ट करना, प्रिडिक्ट करना। आप कब किसी चीज़ को सजेस्ट कर पाते हो? किसी को भी कोई भी सजेशन कब दे पाते हो?
आपको नॉलेज है, आपको अंडरस्टैंडिंग है, आप कहते हैं ना इसका सजेशन मेरे को बहुत काम आता है, यानी उनको तजुर्बा हम कहते हैं कि बहुत ही तजुर्बा है, यानी आपको अंडरस्टैंडिंग है सिचुएशंस की, वो है ना। तो प्रिडिक्ट करना, सजेस्ट करना, इंटरप्रेट करना, ये सारा आप कह रहे हो ना, आपने एक सिचुएशन दे दी, आपने कहा एक सिचुएशन, मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। हमारे यहाँ लाइट चली जाती है, हम पहले क्या करते हैं? पड़ोस में जाके चेक करते हैं, गॉट इट, कि पड़ोसी से पूछते हैं कि आपकी लाइट आ रही है या नहीं। सही भी है तो मैम, हमारी अमेरिका में किसी की लाइट जाती है तो सबसे पहले वो फोन उठाकर टेक्नीशियन को कॉल करता है, उधर टेक्नीशियंस होते हैं, उनको कॉल करता है कि कोई फॉल्ट है, कम एंड सी। एक जापानीज है, वो जब उसके यहाँ लाइट चली जाती है वो किसी को कॉल नहीं करता है, वो खुद ही जाएगा, चेक करेगा व्हाट कैन बी अ फॉल्ट। यही मेरी गांव की औरत करती है, जो भले ही पढ़ी लिखी नहीं है। हम तो यहाँ लाइटें जाएगी, कभी नहीं जाके फ्यूज वायर को चेक करते हैं। वो अपना लहंगा उठाएगी, टक करेगी, खड़ी हो जाएगी स्टूल पे और सबसे पहले फ्यूज वायर को चेक करेगी, और छोटी मोटी इलेक्ट्रिक रिपेयरिंग वो अपने आप से कर लेती है। एक बात है, अभी यहाँ तो एमसीवी ट्रिप हो जाती है, वो भी लोग वो भी नहीं आता है लोगों को कि उसको ठीक करना, ऊपर करना है, वो भी नहीं आता है सर। और सॉरी टू से इंजीनियरिंग किए हुए बंदे को भी मैंने देखा है फ्यूज वायर नहीं जोड़ना आता है। प्रैक्टिकल नॉलेज या स्किल्स लैकिंग है। हाँ, बस वही मैं बात कह रही हूँ कि वो उसने डिग्री हासिल कर ली, कहने को वो इंजीनियर है। देखिए XYZ लेक्यूना कहाँ पे है, बट लेक्यूना तो है। वी आर नॉट डिस्कसिंग द रीज़न इज़ दैट ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ मैं एज अ टीचर मानती हूँ कि कहीं शायद हमने ही नहीं दी, या हमारा जो सिस्टम एजुकेशन का चल रहा है वो कहीं ना कहीं ये लैकिंग है, इसीलिए तो डिस्कवरी मेथड की बात आ रही है। अब यहाँ एनालाइज में मैं आपको बताऊंगी, ये जो डिफरेंसेस का था, एनालाइज करना में मैंने आपको बताया डिफरेंशिएटिंग। देखो अब डिफरेंस के दोनों चीज़ों को समझना। मैंने क्लासरूम में एक X कॉन्सेप्ट लिया और एक Y कॉन्सेप्ट लिया, है ना। दोनों में मैंने क्या किया, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, और फिर थर्ड पॉइंट पर मैं मूव करके दोनों के बीच में डिफरेंसेस को पूछ रही हूं, ठीक है ना। तो ये मेरा डिफरेंशिएटिंग का पॉइंट आएगा अंडरस्टैंडिंग में। आई बात समझ में। पर अगर मैंने X पॉइंट पढ़ाया, अब Y पॉइंट पढ़ा रही हूं, तो मैं उसको X के साथ कंपेयर करती हुई पढ़ा रही हूं कि इस X में ये था, Y में इससे क्या अलग है। तो उसको X को एनालाइज करना पड़ेगा, Y को एनालाइज करना पड़ेगा, तब डिफरेंस, ये वाला डिफरेंस किस में आएगा, एनालिसिस में आएगा। दोनों डिफरेंसेस को फर्क ना समझना। वो डिफरेंस अंडरस्टैंडिंग में गया, कारण था कि मैंने दोनों चीजों को बता दिया था। अभी दूसरी चीज को मैंने बताया नहीं है, मैं उनसे सेल्फ एनालाइज करवा रही हूं X के साथ कंपेयर करके, तो वो एनालिसिस में आएगा। छोटे छोटे चीजों में बांटना, यहां पर अरेंज करना, किसी भी चीज को एक सीक्वेंस में अरेंज करना। आप एनालाइज करते हो तो एट्रीब्यूट करना, एट्रीब्यूटिंग आपके ज़्यादा आती नहीं है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, बट एट्रीब्यूटिंग करना मुझे लग रहा है, क्योंकि कई में आते हैं, इस बार कुछ लोग लेट आए इनमें से, तो मैं नहीं कह सकती, बट आप लोग जनरल लैंग्वेजेस के भी कई बार टीचर्स आते हैं आप लोगों के बैचेस में, तो हाँ आए हुए भी होंगे।
तो उनके लिए एट्रीब्यूटिंग करना वगैरह, क्योंकि जब भी हम डीकंस्ट्रक्टिंग करते हैं, और वो जानते हैं लिटरेचर में डीकंस्ट्रक्शन जो है वो काम आता है, तो कई चीज़ें पोइट्रीज़ वगैरह हैं, कई थॉट्स हैं, उनको डीकंस्ट्रक्ट करने के लिए कई फिलॉसफीज चलती हैं लिटरेचर में, उनको डीकंस्ट्रक्ट करते हुए। बाकी आपके दूसरे टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ये एट्रीब्यूटिंग और ये सारी चीज़ें काम नहीं आती हैं। तो नहीं, हाँ, विग्रह है मतलब एक चीज़ को तोड़ के उसके छोटे करके उसका एक नया स्वरूप प्रदान करना। इवैल्यूएट में आप कैसे बच्चा इवैल्यूएट कर पा रहा है, ये कैसे पता चलेगा आपको? एक तो क्रिटिक कर पा रहा है ना? आप लोग मूवी देखने जाते हैं तो उससे पहले आप रिव्यूज देखते हैं, है ना? आजकल अगर हम हॉलीडे स्पेंड करने जा रहे हैं, किसी होटल को बुक करवा रहे हैं, तब भी हम रिव्यूज देखते हैं, है ना? फिल्म के क्रिटिक्स होते हैं, आजकल रिव्यूज झूठे हैं, गॉट इट, बट हम फिर क्रिटिक्स, हम रिलायबल क्रिटिक्स को सुनते हैं। टॉक शोज आते हैं हमारे न्यूज़पेपर में। क्रिटिक कब क्रिटिक करेगा? जब वो चीज़ों को समझ के इवैल्यूएट कर पाता है, तभी तो उसका रिलायबल क्रिटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका क्रिटिक मोस्ट ऑफ द टाइम सही जाता है। तो ये इवैल्यूएशन की बात है। और साथ ही साथ में वो क्या कर पाता है? चेक कर पाता है किसी चीज़ को। आप इवैल्यूएशन करते हैं ना, आप कहते हैं आप कॉपियों को इवैल्यूएट कर रहे हैं, यानी चेक कर पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट ने लिखा है वो कितना सही और कितना अप्रोप्रिएट लिखा है। तो ये एक्शन वर्ब्स हैं। क्रिएट करना, जनरलाइजिंग करना, हाइपोथेसाइज करना। हाइपोथेसिस बनाते हैं ना हम प्रैक्टिकल्स में, तो हाइपोथेसिस बनाने में काम आता है। प्लानिंग करने में, या कुछ नई चीज़ आप लोग प्रोजेक्ट वर्क वगैरह देते हैं ना कि कुछ इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स वो बनाएं। स्टार्टअप प्रोग्राम्स में, इनमें इनके लिए प्रेजेंटेशन के लिए आप उनको इनोवेटिव्स कुछ बनाने के लिए देते हैं। ये सारा कुछ प्रोड्यूस करना, ये सब किस में आता है? आपका क्रिएट करने में। तो इस एक्शन वर्ब्स को आपने जाना कि कौन सा एक्शन वर्ब किस लेवल को माप रहा है। अब इन की आपको एडवांटेजेस क्या है, ये मैं आपको साथ साथ में बताती गई हूं कि जब भी आप क्लासरूम टीचिंग प्लान कर रहे हैं तो वहां पर आप वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करें। आप लर्नर को इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसने कितना सीखा है, तो उधर ये एक्शन वर्ब्स आपको क्वेश्चन फ्रेम करने में हेल्प कर रहा है। ये टेक्सोनॉमी जो है वो आपको एक अच्छा टीचर बनाने में मदद कर रही है। अब आपके कोई क्वेश्चंस हों तो मोस्ट वेलकम है कि आप लोग क्या कुछ क्वेश्चंस करना चाहते हैं, कुछ अभी भी अनआंसर्ड रह गए हैं, तो मोस्ट वेलकम। 5 मिनट का हम डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। मैडम, अपने जो ये पॉलिटेक्निक कॉलेजेस है राजस्थान में, तो यहाँ पर ब्लूम टैक्सोनॉमी मतलब कितनी फ्रूटफुल रहेगी अगर अप्लाई होती है? और देखिए, टीचिंग में मैंने कहा ना, आप क्लासरूम में जाने से पहले जब ऑब्जेक्टिव्स तय कर पाते हैं कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू एक्सप्लेन, कि विद्यार्थी व्याख्या कर पाएंगे, जब आप पहले से ही ये तय करके गए हो कि आप व्याख्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो आपकी क्लासरूम टीचिंग में वो चीज़ें आएंगी, पहली बात। प्लस जो ये आप एम्बिग्यूटी रहती है क्वेश्चन पेपर फ्रेमिंग में, वो एम्बिग्यूटी आपकी रिजॉल्व हो जाती है। क्या पेपर चल रहा है आप लोगों के इन्फॉर्मेशन? डिनर का कंसेंट है। अच्छा।